हेलो प्यारे बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इस एक नए सफर का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बातचीत। अब बच्चों, क्या आपने कभी सोचा था कि अक्सर जो हम लोग बेफिजूल की बातें करते हैं या फिर क्लास में हमारे टीचर्स हमसे बातें करते हैं, आपस में हम लोग बच्चे जो है वो बातें करते हैं, इन बातचीत के ऊपर भी हमें कोई निबंध पढ़ना पड़ सकता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा भी था, एहसास भी किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? लेकिन ऐसा हो चुका है, समझे? अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा भी है बच्चों, तो अभी जो है आपके पास बहुत कीमती समय है। इस कीमती समय को, इस महत्वपूर्ण समय को जो है वो आप सही दिशा में जो है वो लगाइए भाई। नहीं तो फिर इसके बाद जो है वो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे? तो इसलिए अभी जो है वो बेस्ट समय है। देव क्लासेस एक मार्गदर्शक की पूरी टीम जो है वो आपके लिए ये क्रैश कोर्स लेकर के आई है। और इस क्रैश कोर्स के माध्यम से जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है, जो भी गाइडलाइंस दिया जा रहा है, यदि आप उसको फॉलो करते हैं और पूरे ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आपका फर्स्ट डिवीजन बच्चों कहीं नहीं जाने वाला है। आप आराम से जो है वो 300 प्लस नंबर से जो है वो पास होने वाले हैं, समझ गए? तो इन चीज़ों को जो है वो याद रखिएगा कि अगर आप बढ़िया से मेहनत करते हैं तो आपका जो है वो 300 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है। 300 प्लस जो है वो आप नंबर लेकर के आएंगे। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ 300 ही आएगा, नहीं, ये तो एक मिनिमम हो गया कि आपका 300 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है। बाकी जो हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें हैं, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आप 300 क्या, 350 या फिर 80% तक नंबर जो है वो आप ला सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो है वो आपको ईमानदारी से अब मेहनत करना पड़ेगा। अब जो है अगर आप सोचेंगे कि हम साल भर कुछ नहीं किए, मौज मस्ती की, अभी भी मौज मस्ती कर लेंगे, तब फिर जो है वो नहीं होने वाला। ये बिल्कुल सत्य है। अभी मेहनत करिएगा, उसका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर आप मेहनत कर नहीं करिएगा और सोचिएगा 1 महीने बाद या फिर 10 दिन बाद हम लोग पढ़ के ले आएंगे, तो फिर नहीं होने वाला है, समझ गए? एक बात आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का जो है बच्चों एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक यह है कि देखिए, कोई जो है, मान लेते हैं कि हमारा जो पाठ्य पुस्तक हिंदी ही है, तो हिंदी में हमें जो है वो इतना सारा जो है वो मान लेते हैं बुक पढ़ना है। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे उसमें सवाल्स हैं। तो जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, सिलेबस हमारा 100% का होता है, लेकिन एग्जाम में उसमें से कितना आता है? ओनली 10 to 20% जो है वो हमें इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम लोग जो है वो इस 10% पे ही जो है वो अपना फोकस करें। हाँ, क्रैश कोर्स में यही तो होता है कि आपका सिलेबस तो 100% है, बट उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीएम बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चंस है वो आपको कराए जाते हैं, ताकि आपके जो 10 to 20% का जो एग्जाम होने वाला है, जो सवाल होने वाले हैं, उसमें जो है वो आपका वो क्वेश्चन भिड़ जाए, लड़ जाए, समझ गए? तो यही चीजें जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या तरीका है, किस तरीके से जो है वो आप इसको समझ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता कि इस 10% को, आप 20% को जो है वो आप बताइएगा उसमें से भिड़ जाएगा? नहीं बच्चों, हम आपको सिर्फ 10-20% ही नहीं बताएंगे, हम भी आपको जो है वो 80% सिलेबस कवर कराएंगे। उसमें से जो है वो आपका 10 to 20% जो है वो भिड़ेगा। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी उसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप सोचेंगे कि सर ये बातें आपको कैसे पता है? तो बच्चों, एग्जाम का जो है होता है एक पैटर्न होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बार बार क्यों कहा जाता है पढ़ने के लिए? क्योंकि उसको आप एनालाइज करिएगा तो आप समझ पाइएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्वेश्चंस को जो है वो रिपीट किया गया होता है। एक क्वेश्चन को दूसरे साल दूसरे क्वेश्चन को फिर से पूछा जाता है। तो उसको जो है वो अगर आप एनालाइज करिएगा, समझिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने समय बाद जो है वो हमसे पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन, किस चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर हमसे पूछा जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, समझने के बाद जो है वो हम ये कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में केवल 10% जो है वो आपके सिलेबस से पूछा जाता है, और उस 10% को आप कैसे कवर कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप पढ़िए। उसके बाद जो है वो आपका 300 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, फर्स्ट डिवीजन कहीं नहीं जाने वाला है, समझ गए?
तो अब जो है वो पढ़ाई का समय आ चुका है बच्चों, और इसी पढ़ाई का सफर जो है उसको आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपका हिंदी का मार्गदर्शक हूँ, तो हम लोग जो है वो अपने हिंदी का पूरा सिलेबस जो है वो समझेंगे, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन लड़ सके, समझ गए। अब जैसा कि ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें तो हम पूरी कहानी तो बैठ के पढ़ेंगे नहीं। कहानी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उसके पात्र कौन है, कहाँ कहाँ पे चीजें जो है वो हमें समझने वाली है, इन सब चीजों को समझेंगे। यानी समझिए तो उसका सारांश समझेंगे, उस सारांश के बदौलत, उस सारांश के बेस पे जो है वो आपके सभी क्वेश्चन जो है वो आप समझ जाइएगा, सभी क्वेश्चन जो है वो आप हल कर पाइएगा। ये बातें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए। तो अब देखिए, ये है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम बातचीत है। और क्या आपने कभी सोचा भी था कि बातचीत के ऊपर भी जो है वो हमें चैप्टर पढ़ना पड़ सकता है? अगर नहीं सोचा होगा तो अब सोच लीजिए, और यहाँ पे जो है वो आप पढ़ने भी वाले हैं। वही बातचीत जो अक्सर हम लोग कहीं सब्जी लेने जाते हैं तो दुकानदार के साथ हो गया, ऑटो वाले के साथ हो गया, बस में जो है वो लोग आपस में गप्पे लड़ाते हुए नजर आते हैं। बातचीत क्या होता है? यही तो होता है, एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे की विचारों को एक दूसरे के सामने रखना, बातचीत कहलाता है। और इसी बातचीत के ऊपर हमारे लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट पूरी की पूरी निबंध लिखते हैं। अब बेसिकली इस निबंध में है क्या, पहले आप वो समझिए, उसके बाद जो है वो हम लोग समझेंगे कि लेखक हमारे क्या हैं, उन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं की है। इसके साथ साथ और बेहतरीन ढंग से जो है इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे। उससे पहले जो है वो आप एक खाका जो होता है ना, एक ढांचा, कि इस चैप्टर में आखिरकार अपन को क्या मिलने वाला है वो समझिए। तो ये जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये चैप्टर जो है वो बातचीत के ऊपर डिपेंड है, समझे। बातचीत क्या होता है? एक मनुष्य अपनी बातों को दूसरे मनुष्य के समक्ष रखता है, अपनी भावनाओं को जो है वो समझाता है, वही क्या कहलाता है? बातचीत कहलाता है। इस बातचीत के बहुत सारे रूप है बच्चों। जैसे कि अगर आप गांव में जाते हैं, वहां पे अगर चार बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो कि थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं या फिर ना पढ़े लिखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो बातें होती है वो क्या होती है कि गांव में फलना का जो है वो घर में क्या चल रहा है, चिलना के घर में क्या चल रहा है, उसका उससे लड़ाई हो गया, इसका इससे झगड़ा हो गया, फलना के लड़के का कब शादी है, इसका लड़की का कब ब्याह है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होता रहता है। इसके साथ अगर आप गांव में ही कुछ वैसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो ऑफिस में वर्क करते थे पहले, या गवर्नमेंट जॉब में हो और रिटायर हो चुके हैं, या फिर पढ़े लिखे लोग हो, तो वो आपको क्या समझाएगा कि हमारे ज़माने में तो इस तरीके की व्यवस्था थी, हमारे ज़माने में तो इस तरीके की व्यवस्था थी। होता है या नहीं? हम लोग तो जो है वो इतना मेहनत करते थे पढ़ाई करने में, अभी के बच्चे जो है उनको तो पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं समझ में आता है। अभी जो है वो सारी चीज़ें आसान हो चुकी है, हमारे समय में बहुत मुश्किलें थी, पढ़ाई लिखाई करने वाले जो है वो इतना दूर दूर तक जाते थे। इस तरीके की बातें जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप किसी नौजवान के साथ बैठते हैं, तो उनके साथ जो है वो आपका अलग तरीके का बात होगा, समझ गए। महिलाओं की जो होती है वो अलग ही तरीके का बात होता है भाई, गाँव में या फिर शहरों में भी चार महिला जो है वो एक साथ बैठेंगी तो तरह तरह के जगह जगहों की जो मोहल्ले की बात जो है वो चलने लगती है। तो इन सभी को क्या कहा गया है? बातचीत कहा गया। और ये बातचीत का अलग अलग स्वरूप जो है वो हमारे सामने है। लेकिन लेखक ने बताया है कि असली बातचीत क्या है भाई, असली बातचीत क्या है, ओरिजिनल बातचीत हम किसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि ओरिजिनल या असली बातचीत, सच्ची बातचीत जो है वो हम उसी को कह सकते हैं जिसमें दो व्यक्ति जो है वो आपस में बात करते हैं। क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं बच्चों, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो अपने मन की भावनाओं को, वो अपनी फीलिंग्स को रख पाते हैं एक दूसरे के सामने। वहीं अगर दो से अधिक लोग बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? वो बातचीत असली में नहीं होती है, वो सच्ची बातचीत नहीं होती है, वो क्या हो जाता है? वो राम रमव्वल हो जाता है, कथा कहानी हो जाता है। क्या समझे? होता है या नहीं, बताओ। जब दो व्यक्ति, मान लेते हैं दो मित्र है आपके, अब दो मित्र जो है वो आपस में बैठे हुए हैं, तो वो अपने जीवन में आगे क्या करने वाले हैं, कैसे कौन सी चीजें करनी है, किन तरीके से व्यवस्था करना है, पैसों की हो जाए या पढ़ाई लिखाई में हो जाए, इन तरीके का बात चलता है। और यदि दो की जगह तीन मित्र हो जाते हैं तो फिर क्या होने वाला है? दो मित्र जो है वो एक साइड हो जाएंगे और एक मित्र जो है वो एक साइड रहेगा, और जो अकेला रहेगा भाई उसका जो है वो जोरदार जो है वो खिंचाई होने वाला है, मजाक उड़ने वाला है। होता है कि नहीं? तो यहीं पे बालकृष्ण भट्ट जो है वो कहते हैं बहुत अच्छी बात, कि असली बातचीत जो है वो दो व्यक्ति के बीच ही हो सकता है। तीसरा व्यक्ति जब आ जाता है उसमें तो केवल वो राम रमव्वल और गप्पे जो है वो होने लगती है, समझे। इसका अर्थ कि हम लोग जो है वो आपस में
दो ही व्यक्ति होंगे तभी सही से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तीसरे का उसमें जो है वो जुड़ाव होता है तो वहाँ पे जो है वो बातचीत जो है वो राम रमोवल में या फिर जो है वो अलग ही तरीके से होने लगता है। वहाँ पे कोई अपना पर्सनल बात जो है वो नहीं रखेगा, या फिर वहाँ पे जो है वो व्यक्ति इस तरीके का बात करेंगे जिसमें जो है वो कोई संस्थान हो उसके बारे में बातचीत हो रहा, वहाँ पे कोई अपनी पर्सनल चीज़ों को नहीं रखना चाहता है। समझे? पर्सनल चीज़ों को, व्यक्तिगत चीज़ों को कब रखता है? जब व्यक्ति अकेले हो या फिर एक उसके अलावा कोई दूसरा उसका साथी वहाँ पर मौजूद हो बातचीत के लिए, तभी जो है वो अपनी बातों को व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे साझा करता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता है। समझे? इस तरीके की बातें जो है वो हमारे लेखक बता रहे हैं, और जहाँ तक वो बता रहे हैं ये वास्तविक है, ये सच है, ये ही सत्य है। आप खुद अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि यदि आप जब अपने एक ऐसे मित्र के साथ रहते हैं तो आप किस तरीके की बात करते हैं, वहीं पे अगर आपका कोई तीसरा मित्र आ जाता है तो फिर किस तरीके की बातें होती है। समझे? इसके साथ लेखक और क्या बता रहे हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन में ये बातचीत की शक्ति जो है उसके पास है। वाक शक्ति जो है वो भगवान ने, ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही दिया है, उसी के जीवन में ये तमाम शक्तियां जो है वो ईश्वर ने दिया है। इसके अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है पृथ्वी पे जो बोलने की शक्ति जो है वो रखता हो। यानी ईश्वर ने मनुष्य को एक अलग जो है वो शक्ति दिया है, और इस दुनिया में यही शक्ति जो है वो सर्वोपरि है। बोलने की शक्ति जो है वो केवल मनुष्य को ही मिला है। इसके अलावा बाकी जितने भी जीव जंतु है वो बाकी सभी क्रिया करते हैं, भोजन वो भी खाते हैं, ग्रोथ वो भी करते हैं, बड़े वो भी होते हैं, और साथ ही साथ प्रजनन जैसे कि बच्चों को जन्म देना वो भी करते हैं, लेकिन उनके पास केवल एक शक्ति नहीं होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोलने की शक्ति। समझे? तो इस बात को जो है वो आप समझ चुके हैं कि बातचीत जो हमारा चैप्टर है इसके माध्यम से हमें लेखक क्या समझाना चाहते हैं। समझ गए? अब थोड़ा हम लोग लेखक के बारे में पढ़ते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग और डिटेल में जो है वो चैप्टर को समझेंगे कि इसमें और किन किन बिंदुओं पे जो है वो बात किया गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे साहित्यिक विधा निबंध है। और ये चीज़ें जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बातचीत जो है वो कौन सी विधा है। समझे? यानी उसका प्रकार क्या है? कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है, रिपोर्टाज है, क्या है आखिरकार? तो आपको जो है वो ऑप्शन में यहाँ पे एक दिखेगा निबंध। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि हमारा बातचीत जो है बच्चों वो क्या है, एक निबंध है। समझे? और ऐसे प्रश्न जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी चैप्टर के बारे में आपसे पूछ सकता है कि फलना चैप्टर जो है वो कौन सी विधा है। समझे? अभी हमारा अगला जो चैप्टर है मान लेते हैं कि उसके बारे में भी पूछ सकता है कि अगला चैप्टर जो है वो हमारा कौन सी विधा है। इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि प्रस्तुत निबंध। प्रस्तुत का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सामने अभी देखने को मिल रहा है, यानी बातचीत निबंध की बात की जा रही है कि ये निबंध जो है प्रस्तुत निबंध में रचनाकार ने वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। वाक शक्ति का अर्थ क्या होता है? बोलने की शक्ति। क्या होता है? बोलने की शक्ति। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वाक शक्ति जो है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया मनुष्य को एक वरदान है, और लेखक ने हमें ये बातें जो है वो इस चैप्टर में बताई है। लेखक के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य के लिए अन्य जीवों की अपेक्षा, क्या बताया जा रहा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि लेखक ने यानी लेखक के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य के लिए अन्य जीवों की अपेक्षा, अन्य जीवों की अपेक्षा का मतलब कि अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य के अंदर ही जो है वो एक विशेष शक्ति दी है, वह है उसकी वाणी। बाकी जीवों को नहीं दिया गया है, ये सिर्फ दिया गया है तो एक मनुष्य को। और ये चीजें, ये शक्ति जो है वो बाकी जीव से मनुष्य को पूरी तरीके से अलग करता है, जो क्या है? वाणी, यानी बोलने की शक्ति। इसलिए इस वाणी का सही उपयोग करके मनुष्य सृष्टि के अन्य जीवों से अलग हो जाता है। क्या बताया जा रहा है कि जब ये शक्ति हमें भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्राप्त है, तो इस शक्ति का जब मनुष्य उपयोग करता है तो वह इस पृथ्वी पे जितने भी जीव है उससे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, सृष्टि के अन्य जीवों से पूरी तरीके से अलग हो जाता है और विशिष्ट बन जाता है। समझ गए?
सृष्टि के अन्य जीवों से अलग हो जाता है और विशिष्ट बन जाता है। इन चीजों को आप समझे। किन किसके वजह से जो है वो मनुष्य अलग होता है? तो केवल उसके पास एक शक्ति है, वो क्या है? बात करने की शक्ति, बोलने की शक्ति। और ये बोलने की शक्ति जो है वो एक मनुष्य को बाकी के जितने भी जीव है उनसे अलग करता है। समझ गए? आगे देखिए, प्रस्तुत निबंध निबंधकार के व्यक्तित्व एवं उनके निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि प्रस्तुत निबंध, जो प्रस्तुत निबंध मतलब अभी मैंने आपको समझाया, ये वाला निबंध जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी निबंध हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा प्रस्तुत निबंध, या जो भी कहानी पढ़ रहे होंगे उसमें देखने को मिलेगा प्रस्तुत कहानी। समझे? तो इसका मतलब होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। समझे? प्रस्तुत निबंध निबंधकार के व्यक्तित्व, यानी ये जो निबंध हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये हमें क्या शिक्षा देता है, क्या बता रहा है? तो निबंधकार, निबंधकार का अर्थ क्या हुआ? हमारे लेखक। निबंध जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो निबंध को लिखा किसने, उसे हम क्या कहेंगे? निबंधकार कहेंगे। तो निबंधकार के यानी लेखक के व्यक्तित्व एवं उनके निबंध कला के साथ, यानी इस चैप्टर में हमें लेखक के व्यक्तित्व यानी उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो किस तरीके की बातों को सोचते हैं, कैसे बातों को समझते हैं, इसकी जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ एवं उनके निबंध कला के साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये जो निबंध है आपका, ये दो चीजों को जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। पहला ये हमारे लेखक के व्यक्तित्व को, लेखक का व्यक्तित्व जो है वो आपको पता चलेगा कि हमारे लेखक जो है वो कैसे हैं। दूसरा ये कि उनकी भाषा शैली कैसी है भाई, निबंध कला में उनका भाषा शैली जो है वो कैसा है। इन दोनों के बारे में जो है वो आपको यहाँ समझ में आएगा कि हमारे लेखक कैसे हैं और उनकी भाषा कैसी है, किस तरीके से वो लिखते हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं। समझ गए? तो दो चीजें हम लोगों ने समझा यहाँ पर। पहला ये कि ये जो निबंध है वो बातचीत के ऊपर है, और बातचीत जो है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वाक शक्ति जो है वो केवल मनुष्य को मिला हुआ है। और साथ ही साथ इसमें हमारे लेखक जो हैं उनके व्यक्तित्व को हम समझेंगे और साथ ही साथ उनके भाषा शैली को समझेंगे। ओके, फिर देखिए, अब रचनाकार की बात हो रही है तो कौन है? हमारे बालकृष्ण भट्ट। यानी रचनाकार मतलब क्या होता है? जिन्होंने इसका रचना किया है। तो इनके रचनाकार कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए ये क्वेश्चन साबित हो सकता है। इसको जो है वो वीवीआई कर लीजिए आप। समझे? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए सवाल बन सकता है कि हमारे बातचीत निबंध के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, निबंधकार कौन है। समझे? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जो है वो हमारे बातचीत चैप्टर के बातचीत निबंध के जो है वो लेखक है। और इन चीजों को आप याद रखिएगा, आपका एक नंबर जो है वो कंफर्म होने वाला है। ओके, इसके बाद देखिए और क्या बातें की गई है। आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। क्या बताया जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक हिंदी गद्य, आधुनिक हिंदी गद्य क्या होता है? तो इस चीज को समझने के लिए आपको हिंदी साहित्य को समझना पड़ेगा बच्चों। हिंदी साहित्य को जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक जो है वो आप इन चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हिंदी साहित्य को तो हम इतना आसानी से समझ नहीं सकते हैं। इतना आप समझ लीजिए कि हिंदी का जो इतिहास है उसको बहुत से भागों में जो है वो बांटा गया है। उसमें से जो एक है हमारा आधुनिक है, और उस आधुनिक काल में भी जो है वो बहुत सारे युग हुए। समझे? तो इसी आधुनिक काल के जो है वो हमारे लेखक हैं ये। और इस आधुनिक काल में जो है हिंदी गद्य के और भी निर्माताओं में से उनका जो है एक अलग नाम आता है, एक अलग ही जो है वो पहचान है। समझे? वही यहाँ पे लिखा गया है कि आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में एक है। यानी आधुनिक काल के बहुत से रचनाकार है, बहुत से निबंधकार हैं, उसमें से जो है वो हमारे एक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब इसके ऊपर आपसे सवाल कैसे पूछेगा? तो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि बताइए बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के रचनाकार है, किस काल के जो है वो लेखक है। इस तरीके की जो है वो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है आधुनिक हिंदी काल के। समझे? फिर देखिए, वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। और भारतेंदु युग के हैं, वो कहाँ के हैं? तो भारतेंदु युग के। कौन से युग के हैं? भारतेंदु युग। समझ गए?
यानी आधुनिक भारत आधुनिक हिंदी काल जो था उसमें जो है वो बहुत सारे और उसको पार्ट्स में बांटे गए, जिसमें जो है वो अलग अलग कालखंड थे। तो उसमें से एक होता है हमारा भारत तेंदु युग, समझे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस युग के थे, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। आधुनिक काल है, जैसे मान लेते हैं कि एक जो है वो ब्रांच निकला हुआ है पेड़ का, समझे। अब उसमें से जो है वो एक डाली निकल गई पेड़ की, अब इसमें से जो है अलग अलग डालियां निकली हुई है, हो गया। उसी प्रकार से है ये, मान लीजिए हमारा आधुनिक काल है और उसमें से जो है वो अलग अलग जो है वो टाइम पीरियड्स फिर से निकला हुआ है। इसी को हम लोग जानते हैं, इसमें से एक पार्ट है भारत तेंदु युग के नाम से, समझ गए। तो यहाँ पे भी आपसे एक सवाल बन सकता है कि बताओ बच्चों, बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं, समझे। इसके बाद देखिए इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जाता है कि संभावनाएं ज्यादातर है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम वो चीजें आपको बताएंगे जो ज्यादातर चांस होता है पूछने की, समझे। इसके बाद देखिए, वो हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रण्य हैं। क्या बताया जा रहा है कि जब हिंदी आधुनिक हिंदी का प्रारंभ हो रहा था, तो उस आधुनिक हिंदी के प्रारंभ में इनका नाम जो है वो अग्रिम पे था, समझे। यानी कोई मान लेते हैं कि कोई समय शुरू हो रहा है, कोई प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कोई गेम शुरू हो रहा है, मान लीजिए कोई खेल शुरू हो रहा है, ठीक है। तो होता है ना उसमें, मान लीजिए जैसे क्रिकेट ही है, तो क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो है वो दो बल्लेबाज जो है वो पहले उतरते हैं बैटिंग करने के लिए, तो क्या कहते हैं हम लोग, ओपनर कहते हैं। ओके, तो वो सबको पता रहता है कि भाई ये जो पहले आ रहे हैं इसको हम लोग ओपनर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पहले आए हैं। उसी प्रकार से जब आधुनिक हिंदी का प्रारंभ हो रहा था, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो है वो प्रारंभ हो रहा था, उस युग में जो है वो इनको पहले जाना गया, समझे। उस समय लेखकों की बात की जाए तो इनको जो है इनका जो नाम आता है उसमें, समझे। उस समय जो थे ये एक बहुत ही प्रमुख और महान पत्रकार एवं निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रिम थे। यानी उस समय जितने भी हमारे निबंधकार थे और आलोचना करने वाले जो लेखक होते हैं वो थे, इन सभी में जो है इनका नाम जो है वो आगे आता है, समझ गए। अग्रिम है, जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका एक स्कूल होगा, एक क्लासरूम होगा, उसमें जो है वो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो है वो मार्क्स अधिक आता होगा, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्लास टॉपर्स कहते हैं। उसी प्रकार से कोई एक समय था और उस समय में जो है वो लेखक की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो है वो इनका नाम जो है वो सबसे पहले आता है। और वो समय कौन सा था, तो आधुनिक हिंदी काल, समझे। फिर देखिए आगे, अब इनके बारे में थोड़ा पर्सनली जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, इन सभी चीज़ों को थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, जन्म जो है इनका 23 जून 1844 ईस्वी में होता है, समझे। कहाँ होता है ये भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद मृत्यु की बात करें तो 20 जुलाई 1914 में होता है, समझे। ये जन्म जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है अक्सर, तो जो है वो आप मार्क कर लीजिए वीवीआई करके, क्योंकि इसके आने के चांसेस जो है वो अधिकांश है, समझे। मृत्यु जो है वो उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक नज़र जो है वो आप उसको याद करके रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा, देखिए, निवास स्थान, यानी ये कहाँ रहते थे भाई। तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जो इलाहाबाद का नाम चेंज होकर के अभी हो गया है क्या, प्रयागराज, समझ गए। तो वो जैसा कि आपका ये पहले का ही जो है वो बुक छपा हुआ है, तो इसमें जो है वो आपको इलाहाबाद ही देखने को मिलेगा। एग्जाम में भी जो है वो आपको ऑप्शन में इलाहाबाद अगर आता भी है तो उसके साथ आपको प्रयागराज देखने को मिल सकता है, यानी प्रयाग आएगा तो उसके बगल में आपको इलाहाबाद लिखा हुआ नजर आ सकता है। ओके, माता पिता की बात करें तो माता जो थी इनकी पार्वती देवी और पिता जो थे वो बेनी प्रसाद भट्ट थे, समझ गए। तो ये जो है वो इनका परिचय हुआ कि ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, जन्म तिथि क्या थी, मृत्यु क्या थी, माता पिता का नाम क्या था। इसके बाद देखिए इनकी कुछ कुछ रचनाएं भी है बच्चों। रचनाओं में बहुत सारी विधा होती है, उपन्यास होता है, कहानी होता है, निबंध होता है, तमाम तरीके का जो चीज़ें हमें देखने को मिलता है लेखकों के द्वारा जब वो लिखते हैं। तो
तो यहाँ पे जो देखिए पहले उपन्यास तथा रहस्य कथा है, यानी पहले जो है वो आपको उपन्यास देखने को मिलेगा, और उपन्यास जो है उसमें ये जो देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, समझे। उपन्यास जो है उसमें आता है रहस्य कथा, यानी इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है रहस्य कथा। ये मत समझिएगा कि ये कथा है मतलब कहानी है, नहीं, का उपन्यास लिखा हुआ है, उस उपन्यास का ही नाम है रहस्य कथा। उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, तो आजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा। ये क्या है इनके, ये है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा हुआ बच्चों उपन्यास। अब देखिए इनके नाटक कौन कौन से हैं, नाटक भी इन्होंने लिखा है भाई। तो पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध और नल दमयंती, ये जो है वो इनके द्वारा लिखा गया तमाम नाटक है, समझे। और देखिए प्रहसन जैसा काम, प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, समझे। ये क्या है बच्चों, तो ये प्रहसन है, समझे। उसके बाद देखिए निबंध आता है। निबंध जो है उसमें 1000 के आसपास निबंध, जिसमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित होता है, समझे इस बात को। यानी इन्होंने उपन्यास भी लिखा, इन्होंने जो है वो आपको नाटक भी लिखा है, इसके अलावा इन्होंने 1000 प्लस जो है वो निबंध लिखा है, 1000 से ऊपर, समझे। 1000 निबंध लिखा है, जैसे कि हम लोग एक निबंध इनका पढ़ रहे हैं ना बातचीत, इसके अलावा जो है वो इनके पास अभी मानिए तो 1000 निबंध और है। हम लोग तो केवल एक पढ़ रहे हैं ना, इसके अलावा इनके पास 1000 निबंध इनके लिखे गए हैं, समझे। और उसमें से 100 से ऊपर, यानी 1000 लिखा गया तो 1000 में से सबके सब तो उतने ज्यादा फेमस होंगे नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि पूरा टोटल सिलेबस जो होता है उसमें से सबका सब तो पूछ नहीं लिया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट होता है, और वही इंपॉर्टेंट जो है वो हमसे पूछा जाता है एग्जाम में। इसी प्रकार से इन्होंने 1000 से ऊपर लिखा, लेकिन सबके सब जो है वो उतने लोगों को पसंद तो सबके सब तो नहीं आ जाएंगे, तो उसमें से 100 जो थे वो बहुत ज्यादा पसंद किए गए। उन सभी को क्या किया गया, एक जगह जो है वो संग्रहित किया गया, सभी निबंध को एक पुस्तक के रूप में उसको बनाया गया, और उसको जो है वो प्रकाशित कर दिया गया, जिसके 2 पार्ट बने, समझे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। यानी ये जो 100 थे ना, इसको 2 पार्ट्स में जो है वो बांट करके इसको प्रकाशित कर दिया गया, यानी उस निबंध को बुक बना करके 2 पार्ट्स में जो है वो लोगों के सामने लाया गया, कि लोग जो है वो इधर उधर ना भटके, उनको एक ही जगह पे सारे निबंध जो है वो मिल जाए, समझे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया बच्चों कि हमारे लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है, उनका जन्म जो है वो 23 जून 1844 ईस्वी में होता है, मृत्यु जो है वो 20 जून 1914 में होता है। निवास स्थान इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है, जो कि अभी प्रयागराज हो चुका है। माता जी का नाम इनकी पार्वती देवी है और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। रचनाओं की बात करें तो उपन्यास है, नाटक है, प्रहसन है, निबंध जो है वो लगभग 1000 प्लस है। उस 1000 प्लस में से 100 निबंधों को लिया गया और उस संग्रह का नाम क्या लिखा गया है, तो भट्ट निबंधमाला, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भट्ट निबंधमाला जो है वो इसका नाम रखा गया, और इसको जो है वो 2 खंडों में जो है वो प्रकाशित किया गया, समझ गए। जैसे कि पहले 100 निबंधों को लिया गया होगा, और 100 निबंध ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा बड़ा हो गया हो बुक, तो उस बुक को क्या किया गया होगा, पहले जो है वो प्रकाशित किया गया होगा उसका एक पार्ट, फिर कुछ दिन बाद दूसरा पार्ट कर दिया गया होगा, इस तरीके की चीजें जो है वो हुई, समझ गए। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, पार्ट 1 है हमारा, जैसा कि ये बुक में चैप्टर, तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर 1 है हमारे बुक का, जिसका नाम क्या है, बातचीत।
और ये लिखा किनके द्वारा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं कि भाई इस पाठ का सारांश क्या है हमारे, समझे। तो इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल देन वाक शक्ति का महत्व बताया है, और आपके क्रैश कोर्स के लिए कुछ मुख्य बिंदु जो है वो इस प्रकार से है, यानी इन टॉपिक्स पे जो है वो इस चैप्टर में बात किए गए हैं, समझ गए। इस टॉपिक पे बात किया गया है, तो यहाँ पे जो टॉपिक जो बिंदु आपको देखने को मिल रहा है उसके ऊपर जो है वो बात किया गया है, समझ गए। अब देखिए, तो पहला क्या है, गुंगी सृष्टि। अब गुंगी सृष्टि क्या अर्थ क्या है भाई, इनके द्वारा बताया गया है कि अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता, फिर मनुष्य का फिर क्या होता, क्या करते वो, आइए देखते हैं। देखिए, लेखक का कहना है कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया गूंगी यानी मूक होती। बात सही है। अगर हम लोगों के पास बोलने की शक्ति ना होती बच्चों, तो क्या होता, पूरी दुनिया जो है वो गूंगी होती, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता अपनी बातों को, फिर पता नहीं हम लोग कैसे किसी से समझा पाते, आप लोगों को मैं पढ़ा कैसे पाता, यही समझ सोच रहा हूं मैं, कैसे पढ़ते आप लोग फिर, समझे। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर में जो जो बातें की गई है ना, जिन जिन मुख्य बिंदु के ऊपर जो है वो चीजें लिखी गई है, उसी का जो है यहाँ पर चर्चा हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहला जो है गूंगा सृष्टि, यानी कि अगर हम लोग बोल नहीं पाते तो क्या होता, तो पूरी दुनिया गूंगी होती और सभी लोग अलग अलग कोने में चुपचाप बैठे होते, हम अपने सुख दुख एक दूसरे से साझा नहीं कर पाते। बात सही है। अगर हम लोग जो है वो गूंगे होते, तो जैसे कि आज हम लोग फोन पे बात करते हैं, किसी से भी अपना जो सुख दुख होता है, जो भी हमारे साथ परेशानी होती है वो किसी को बोल देते हैं, या फिर जो है वो किसी से पूछ लेते हैं, ये कैसे होता, हो ही नहीं पाता। होता क्या, कैसे बतियाते हम लोग, कैसे बोलते, बताओ। फोन अगर करते तो कैसे बोल पाते, कोई व्यक्ति जो है उसको कोई परेशानी होता तो वो कैसे बोल पाता। जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी है, कोई महिला है चाहे पुरुष है, उसको जो है वो मान लो बुखार लगा है या फिर पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, उसका जो है वो सर दर्द कर रहा है, बुखार तो मान लेते हैं कि छुएंगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर उसका पेट में दर्द है, उसके सर में दर्द है, उसको कोई परेशानी है, उसको किसी ने कुछ कह दिया है, उसके वजह से वो दुखी हो चुका है, तो वो अभी तो बता देता है ना कि हाँ मेरा पेट दुख रहा है, और या फिर मेरा सर दुख रहा है। अगर बोलने की शक्ति ही नहीं होती हमारे पास, तो हम लोग कैसे बताते एक दूसरे को, बता ही नहीं पाते। तो दुनिया बहुत मुश्किल हो जाती। तो फिर पता नहीं क्या होता, फिर हम लोग भी जानवरों की तरह ही रह पाते, उनको भी कुछ होता है तो वो नहीं बता पाते हैं, हमें खुद ही समझना पड़ता है कि इसको क्या परेशानी हो रहा है, भूख लगा है या फिर क्या हुआ है। तो ऐसा जो है वो हमारे साथ भी होता। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा ये हुआ कि अगर गूंगी होती, अगर हम लोग नहीं बोल पाते तो पूरी दुनिया गूंगी होती, और जब पूरी दुनिया गूंगी होती तो एक दूसरे की भावनाओं को जो है वो सुख दुख को जो है वो हम लोग समझ ही नहीं पाते। हो गया। अगला पॉइंट देखिए किस प्रकार से है, बातचीत के प्रकार। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बातचीत के जो है वो बहुत सारे प्रकार के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि बैन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, समझे। एक हमारे विद्वान है जिनका नाम है बैन जॉनसन। अब इसके ऊपर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि आपको ये पंक्ति दे दिया जाएगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बातें किसने बोली है, ये बातें किसने बताई है। ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, और उसी में से किसी एक ऑप्शन में रहेगा बैन जॉनसन का नाम। तो आपको बैन जॉनसन का क्या करना है, उमर सीट वाला रंग देना है, समझ गए। तो इसको भी याद रखिएगा कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने ये बताया था कि बोलने से जो है वो हमारा साक्षात्कार होता है, मनुष्य का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में पता चलता है कि वो कैसा व्यक्ति है। जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, अगर कोई व्यक्ति को आप सामने खड़ा कर देते हैं, ठीक है, और सामने खड़ा कर दिए और आपको बोल दिया जाए कि आप समझो कि ये कैसा व्यक्ति है, ये मूर्ख है, चतुर है, या फिर ये घमंडी है, या फिर जो है इसके मन में जो है वो ज्यादा ही अपने आप में जो है ये रहता है, अपने मन की करता है, तो कैसे पता चलेगा। जब आप उससे बातचीत करिएगा, उसको साथ में बिठाइएगा, उससे कुछ सवाल जवाब करिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा। अब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछिएगा तो वो आपको बताएगा कि हाँ भाई इस तरीके की चीजें जो है वो है, वो आपसे बहस करेगा तो आप समझिएगा कि नहीं भाई ये जो है वो अपने बात पे ही अड़ा रहता है।
अगर वो गलत भी हो फिर भी आपसे बहस करेगा तो आप क्या समझिएगा कि नहीं, इसको जो है वो अगर आप सही भी समझाओगे फिर भी जो है ये अपने ही बात पे अड़ा रहता है, यानी ये जिद्दी किस्म का इंसान है। इसको नई चीजें सीखने का जो है वो अंदर से जो है वो प्रेरणा ही नहीं है, इसकी भावना ही नहीं है नई चीजें समझने का। तो जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक जो है वो आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, आप उसके विचारों को नहीं समझ सकते हैं, आपका उससे साक्षात्कार जो है वो नहीं हो सकता है। ये किसने कहा है? तो पैन जॉनसन ने कहा है। ये बात समझ गए? आगे देखिए, यानी जब तक इंसान बोलता नहीं है उसके गुण दोष प्रकट ही नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक व्यक्ति बोलेगा ही नहीं कैसे पता चलेगा कि वो किस किस्म का आदमी है, अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, मतलब अपने ही घमंड में एटीट्यूड में रहने वाला व्यक्ति है, या विनम्र व्यक्ति है, किसी की भी बातों में जल्दी आ जाता है, किसी की भी बातों को सच मान लेता है। कुछ कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं हमारे इसी पृथ्वी पे भाई, जो बहुत भोले वाले होते हैं। अगर आप उनसे झूठ भी बोलेंगे ना तो भी जो है वो उस बात में जो है वो आपके आ जाएंगे, समझे? इसी वजह से कुछ कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो कहीं कहीं पे ठगा भी जाते हैं। जैसे कि कोई दुकान पे गया और उसको पता नहीं है कि ये कितने रुपए किलो जो है वो चीनी मिल रहा है, और वो गया, उसने पूछा भैया चीनी कैसे है किलो? तो कुछ कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो, उनको ठगने का जो है वो विचार रहता है, वो बोलेंगे कि 80 रुपए किलो। तो वो सोचेगा होता हो 80 रुपए किलो मिलता होगा, वो चुपचाप ले लेगा। उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उसको पता है कि भाई चीनी का भाव जो है वो 40-45 के आसपास रहता है, उसको अगर बोला जाए 50 रुपए 60 रुपए किलो तो बोलेगा नहीं भाई फलना जगह तो इतना मिल रहा है। तो जब तक वो दुकानदार बोला नहीं तब तक आपको पता कैसे चला कि ये मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है? जब उसने बोला तभी तो आपको पता लगा ना। जब उसने बोला कि 80 रुपए किलो चीनी है और वो व्यक्ति खरीद कर ले गया, तो इससे क्या पता चला कि वो कितना विनम्र व्यक्ति है। और दुकानदार के बारे में क्या पता चला कि वो ठग व्यक्ति है। पूरी दुनिया में जो है वो इतना भाव में मिल रहा है और ये यहाँ पर इसको ठग दिया है, समझे? तो जब तक व्यक्ति बातचीत नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तब तक जो है वो आप उसके बारे में नहीं समझ सकते हैं, समझ गए? और इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप जो है वो कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और बगल में जो है वो एक महिला जो है वो बैठी हुई है या पुरुष ही बैठा हुआ है, और आप उसको बोलते हैं कि भैया थोड़ा सरक जाइए, मुझे भी थोड़ा बिठा लीजिए। आपने तो इतना बोला। अब वो व्यक्ति जो है वो आपसे बिना सर के क्या करेगा? बहस करने लगेगा। जब तक वो बोला नहीं था, आपने उसको बोला कि भैया थोड़ा-सा जो है वो मुझे भी सीट दे दीजिए, साइड हो जाइए। इतना आपने पहले बोल दिया, ओके? अब इतना बोलने के बाद क्या आपको पता चला कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है? नहीं पता चला। जब उसके मुँह से पहला वाणी निकलेगा कि नहीं मैं नहीं सरकने वाला हूँ, मैं नहीं तुमको सीट देने वाला हूँ, नहीं बैठने दूँगा, तब आपको पता चला ना कि इसके अंदर जो है वो अलग ही प्रकार का एटीट्यूड। तो ये बात जो है वो हमारे लेखक कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है, तब तक जो है वो उसके गुण और दोष, गुण का मतलब कि अच्छाई, दोष का मतलब बुराई, हमें पता ही नहीं चलने वाली है, समझ गए? आगे देखिए और क्या बिंदु है हमारे पास। तो एडिशन का मत है। अब अलग अलग विद्वानों ने जो है वो बातचीत के ऊपर अलग अलग जो है वो अपने राय दिए हैं। जैसा कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कोई एक विषय वस्तु रहता है, उसके ऊपर जो है वो अलग अलग परिभाषाएं जो है वो आपको अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया होता है। तो यहाँ पे भी जो है वो इसी प्रकार से है कि आखिरकार बातचीत क्या है, इसके ऊपर जो है वो पहले हमने बैन जॉनसन का मत देखा कि वो क्या कह रहे हैं। अब जो है वो दूसरा हम लोग देख रहे हैं, एडिसन का जो है वो मत देख रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं भाई। तो एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो लोग होते हैं तभी वो अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोलते हैं। बात सही है, इन्होंने भी सही बात कहा है कि असली बातचीत जो है वो दो व्यक्ति के ही बीच हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर उसमें तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो फिर वहां पे क्या होने लगता है, इधर उधर की बातें, जिसको आम भाषा में राम रमौवल भी जो है वो कहा जाता है, समझ गए? आगे देखिए, तो ये समझ गए आप एडिसन के द्वारा जो है वो बातचीत का असली क्या है, कि असली बातचीत वही है जिसमें मनुष्य जो है वह अपने, दो मनुष्य जो है वो अपने दिल को खोलता है, उसी को जो है वो हम लोग असली बातचीत कह सकते हैं। जब उसमें तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वहां पे से केवल जो है वो राम रमोवल होने लगता है, किसी एक का बुरी तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। और ये अक्सर होता रहता है जब दो दोस्त मिलेंगे, दो मित्र जो है वो मिलेंगे, तो वो वैसी बातें करेंगे जो उनके भविष्य के लिए हो, वो अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो
एक दूसरे से बात करेंगे। यदि वो दो मित्र है और स्टूडेंट है तो वो ये बात करेंगे मेरा जो है वो फलना सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है, मेरा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, मुझे जो है इस टॉपिक में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन नहीं, वहीं पे अगर यहाँ पर जो है वो तीन दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो क्या बातचीत करेंगे, एक का जो है वो बुरी तरीके से खिंचाई होगा, टांग खींचा जाएगा। समझ गए? अब आगे देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि गूंगी सृष्टि किस तरीके से अगर होती तो फिर हमारा क्या होता, और हम लोगों ने इसके ऊपर बैन जॉनसन का जो है वो मत देख लिया। उसके बाद एडिसन का भी जो है वो हमने मत देख लिया। समझे? आगे देखते हैं अब तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति। ये कौन कह रहे हैं? हमारे एडिसन के द्वारा ही बताया गया है कि दो व्यक्ति होते हैं तो कैसा हमारा बातचीत होता है, और जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो क्या बातचीत होती है। देखिए, जैसे ही बातचीत में तीसरा व्यक्ति आता है, बातें खुलकर नहीं होती है और औपचारिक हो जाती है। क्या होता है? जैसे ही बातचीत जो है वो दो के अलावा तीसरा व्यक्ति उसमें एंटर करता है तो हमारा बातचीत कैसा हो जाता है? वो बातचीत खुलकर नहीं होता है, वो औपचारिक हो जाती है। चार लोगों के बीच की बातचीत केवल राम रमौवल यानी गॉसिप्स बन करके जो है वो रह जाती है, फॉर्मेलिटी बन के जो है वो रह जाती है। गॉसिप्स मतलब समझते ही हैं, चार लोग बैठेंगे इधर उधर की बातें तमाम कर लेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपके फायदे की जो है वो कोई बातें उसमें नहीं होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉसिप्स कहते हैं। समझ गए? समझ गए? बनकर रह जाती है। समझिए? तो जॉन ब्रैनसन के द्वारा क्या बताया गया वो समझ गए आप। उसके बाद जो है वो हमारे एडिसन के द्वारा जो बताया गया है कि दो व्यक्ति के बीच ही असली बातचीत हो सकती है, तीसरा व्यक्ति आता है तो क्या होता है वो भी समझ गए आप। गूंगे होते हैं हम लोग तो क्या होता है वो भी समझ गए आप। ओके, फिर देखिए और क्या बताया गया है, आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन। ये क्या टॉपिक है भाई? आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन। बहुत अच्छा बात जो है इसमें भी बताया गया है। देखिए, लेखक ने लेखक ने यूरोप के लोगों की बातचीत की कला की तारीफ की है। ये क्या है? आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन, यानी बातचीत करने की कला, बोलने की कला। इसके ऊपर जो है वो लेखक किसकी तारीफ करते हैं? तो यूरोप के लोगों की तारीफ करते हैं। यूरोप के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक अलग ही प्रकार का बातचीत करने का कला होता है, एक अलग ही प्रकार का बोलने की जो है वो कला उनके अंदर होती है। वो क्या होता है? देखिए, यूरोप के लोगों की बातचीत की कला की तारीफ की है, इसे आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में लघुतरीय प्रश्न में कि आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है, तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन जो है वो यूरोप में लोगों की बात करने की एक कला है, जिसके बारे में हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट जो है वो तारीफ करते हैं, बताते हैं कि ये जो कला होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसमें ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि सुनने वाले को कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सहृदय सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, सहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। यानी कहा जाए तो इसमें ऐसे बातचीत होता है जैसे कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यूरोप वाले जो है वो इस तरीके से बातचीत करेंगे कि जो भी बातें कही जाएगी ना उसको अच्छी लगेगी। अगर कोई उसके बारे में बुराई भी होगा तो उसको इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि वो समझ जाए कि जो है वो मैंने गलती की है और मुझे समझाया जा रहा है, उसको बुरा ना लगे, डायरेक्ट अटैक नहीं हो। जैसे कि अगर हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति है वो गलती करता है तो हम क्या बोलते हैं कि तुमको आता नहीं है काम करने, सही से नहीं कर सकते हो, फोकट का पैसा लेते हो। अगर कोई नौकरी पे है तो उसको ऐसे ही बोला जाता है, भाई फ्री का पैसा थोड़ी मिलता है तुम्हें, अच्छे से काम किया करो। वहां पे अगर जो व्यक्ति होगा उसको कैसे बताया जाएगा कि देखो तुमने ये काम किया, इसको जो है वो थोड़ा इस तरीके से अगर तुम करते तो ज्यादा बेटर रहता, ज्यादा बेटर हमें रिजल्ट आता, ज्यादा अच्छा लगता। समझे? इसी को जो है वो कहा जाता है आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन, यानी ऐसी बातें जो है उसको इस तरीके से बताया जाए कि उस व्यक्ति को बुरा भी ना लगे, उसको सुनने में जो है वो अच्छा लगे। बात वही कहा गया है, दोनों व्यक्ति ने एक ही तरीके से बात कहा, लेकिन इसने क्या कहा कि तुम्हें अच्छा आता नहीं है, कर नहीं सकते थे सही से, इस तरीके से उसको डांट करके उसको जो है वो थोड़ा दुखी कर दिया। लेकिन यूरोप वाला व्यक्ति जो है वो कैसे बोला कि अगर आप इसको थोड़ा इस तरीके से करते तो अभी जो आपने किया है वो भी अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा जो है वो रिजल्ट आ सकता था। तो इसी को हम लोग कहते हैं आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन। फिर देखिए आगे क्या होता है, बातचीत का उत्तम तरीका। अब बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत का उत्तम तरीका जो है वो अंत में लेखक कहते हैं कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करें कि हम अपने आप से बात कर सके। समझे?
यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि बातचीत का जो है वो असली तरीका क्या है, उत्तम तरीका क्या है। उत्तम का मतलब होता है बेस्ट। तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है, तो मनुष्य जो है वो अपने आप से बातचीत कर सके। हमें जो प्रॉब्लम है, जैसे होता है कभी कभी कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत दुखी है, समझे, उसको खुद नहीं पता होता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। वो अपने मन से एक जगह शांत होकर के जो है अगर बात करे, तो उसको जो है वो इसका हल जो है वो जरूर मिलेगा। इसी को कहा गया है कि मनुष्य को जो है वो अपने आप से जो है वो बात करना चाहिए, और यही जो है वो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है कि हम अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करें जो खुद से बात कर सके। आत्मवार्तालाप ही क्रोध क्रोधादि पर नियंत्रण पाने और जीवन को सुखी बनाने का साधन है। यानी जब तक आप अपने आप से बात नहीं करेंगे, कोई जीवन में प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कहाँ गलती किया। तब जो है वो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जैसे कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट ही है, उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो वो एक बैठेगा और सोचेगा कि मेरे जो है वो अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो उसको पता चलेगा कि जो भी मैं पढ़ता हूँ वो मुझे याद नहीं रहता है। याद क्यों नहीं रहता है, तो भाई मैं जो पढ़ता हूँ उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, शायद इसलिए जो है वो मुझे याद नहीं रह पाता है। या फिर जो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस प्रश्न को प्रैक्टिस नहीं करता हूँ लिखने का, इस वजह से है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब वो विचार करेगा तो उसको जो है वो अपना हल खुद ही मिल जाएगा। वो किसी के पास गया नहीं इन चीज़ों को पूछने के लिए, उसको जो है वो अपना हल स्वयं जो है वो मिल गया कि मेरे जो है वो अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। और इसके ऊपर जब वो काम करना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। तो लेखक के द्वारा यही बताया गया है कि हमारे पास जो है वो सबसे अच्छा उत्तम जो विचार जो है वो खुद से बात करने का होना चाहिए। इससे जो है वो आपके जो अ, क्रोध आदि, यानी आपके जीवन में जो भी आपके मन में इतना क्रोध आता होगा, गुस्सा आता होगा, वो सब जो है वो समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन जो है वो सुखमय बनकर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये जो था हमारा चैप्टर था बच्चों, ये पूरे हमारे चैप्टर्स थे जिसमें जो है वो हम लोगों ने अलग अलग विषय पे बात किया। एक बार जो है वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे जो है हमने बात किया है। तो देखिए, पहले हम लोगों ने देखा भाई कि गूंगी सृष्टि, यदि पूरी दुनिया जो है वो उनके पास बातचीत करने की शक्ति नहीं होती तो फिर क्या होता। क्या होता, हम लोग बातचीत नहीं कर पाते, पता नहीं कैसे हम अपनी भावनाओं को जो है वो बता पाते, पता नहीं कैसे जो है वो एक दूसरे के सुख दुख को जो है वो समझ पाते, समझे। ये हम लोगों ने एक टॉपिक देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने इसमें दूसरा बिंदु जो था वो ये देखा कि बातचीत के प्रकार, बातचीत के अलग अलग प्रकार है। बैन जॉनसन जो है वो हमें कहते हैं बोलने से मनुष्य के अंदर की जो साक्षात्कार है वो हमें पता चलता है, यानी मनुष्य का क्या गुण है, क्या दोष है, कैसा इंसान है वो, ये हमें पता चलता है। इसके बाद जो है वो एडिसन कहते हैं कि असली बातचीत जो है वो दो लोगों के बीच ही हो सकता है, तीसरा या चौथा व्यक्ति जब उसमें आता है तो वो केवल एक राम रमोवल रह जाता है। वो वहाँ पे जो है वो आप अपनी भावनाओं को जो है वो नहीं व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अपने मन को खोल कर, दिल खोल करके जो है वो बात नहीं करता है, समझे। फिर हम लोगों ने आगे क्या देखा बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि तीसरा व्यक्ति से आने से क्या होता है, तो सिर्फ गॉसिप्स बन के रह जाता है। यहाँ पे जो है वो असली बातचीत नहीं होता है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए बातचीत होता है, और वो बातचीत जो है वो आपके किसी काम का नहीं है। उसमें केवल इधर उधर की बातें होगी। जैसे चार व्यक्ति इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, क्रिकेट के ऊपर चर्चा होने लगेगा, राजनीति के ऊपर चर्चा होने लगेगा, यही सारी चीज़ें जो है वो होने लगती है। आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है भाई, तो यूरोप के जो लोग होते हैं उनमें एक बात करने की अलग ही कला होती है। और वो कला ये होता है कि अगर व्यक्ति किसी को कुछ बोल भी रहा है तो इस तरीके से बोलता है कि उनको जो है वो बुरा ना लगे, उनके कानों को जो है वो अच्छा लगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी बताया था। फिर देखिए क्या बताया गया है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो बातचीत का असली तरीका जो है वो यही है कि हमें खुद से जो है वो बात करना चाहिए। हमें अपने आप से बात करने की जो कला है अपने अंदर डेवलप करना चाहिए कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, उसका हल जो है वो हमें खुद से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पे जो है इन तमाम बिंदुओं पे जो है वो बातचीत किया गया है, समझ गए। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारा, कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है जिसके पास बात करने की शक्ति है, और ईश्वर के द्वारा दिया गया ये शक्ति जो है उसको बाकी जीवों से जो है वो अलग करता है, समझ गए। इसके बाद जो है वो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है जो आपके प्रैक्टिस के लिए रखा गया है, जिसको आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ये जो है वो पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम्स हुए हैं आपके उसमें पूछा भी गया है, समझे। तो आइए इनको देखते हैं, और इससे जो है वो आपका जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो पहला जो हमारा सवाल ये है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू शुरू में ही पढ़ा था। किस युग के जो है वो रचनाकार है बच्चों। यहाँ पे देखिए आपसे जो है वो यहाँ पे युग पूछा गया है, लेकिन अगर यहाँ पे आपसे काल पूछा जाए
तो उसका जो है वो अलग आंसर हो जाएगा। किस काल के हैं तो आधुनिक काल हो जाएगा। किस युग के हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमने क्या पढ़ा था कि हाँ बिल्कुल भारत तेंदु युग के जो है वो हमारे रचनाकार है। समझ गए। और ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है कब, तो 2021 में जो है वो पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया है। 21 और 25 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। लोगों ने देखा था ना, उनके पिताजी का नाम क्या था, क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2020 में पूछा गया है, 20A में पूछा गया है, 20A यानी पहले सीटिंग में जो है होता है ना, उसमें जो है वो आपका पूछा गया है। और आपके जो मॉडल पेपर्स होते हैं, पेपर का सेट होता है एग्जाम पेपर का, उसमें ABCD होता है, तो उसमें जो है वो A वाले में पूछा गया है। इसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। समझे। तो ये जो है इनकी कुछ रचनाओं के भी बारे में दिया गया है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दमयंती स्वयंवर हम लोगों ने जो इनकी रचनाएं देखी उसमें था। तो ये किनकी रचना है बच्चों, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। समझ गए। आगे देखिए। और ये किस वर्ष हमारा पूछा गया है, तो ये भी जो है वो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। इसमें भी जो है मतलब वही है कि बातचीत शीर्षक यानी बातचीत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके निबंधकार कौन है, किसने इनको रचनाकार पूछे या निबंधकार पूछे, बात वही होता है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बातचीत निबंध के रचनाकार कौन है, तो वो भी मतलब वही हुआ कि किसने इनको लिखा है रचना को, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार निबंध के निबंधकार कौन है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन इनके रचनाकार है, किसने इसको लिखा है। तो कौन है हमारे, किधर गए भाई, बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके। इसके बाद आगे देखिए। और जो है वो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ये जो है वो आपका पूछा गया है 2019 में। यानी जो भी क्वेश्चंस लाए गए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए। फिर देखिए क्या बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपसे काल पूछे तो उसका अलग आंसर हो जाएगा, और अगर युग पूछे तो अलग आंसर हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, युग पूछे तो भारत तेंदु युग होगा, और अगर काल पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा, आधुनिक काल। समझ गए। क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। इन सभी चीजों को जो है वो हम लोगों ने पढ़ा है इस क्लास में। हम लोगों ने इसको सब्जेक्टिवली वाइज से पढ़ा है, ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ कैसे है, नहीं। इसको मैंने पूरा डिटेल में आपको ब्रीफ करके जो है वो बताया है कि कैसे आधुनिक काल के हुए और कैसे भरतेंदु युग के हुए। समझ गए। अगला जो है वो हमारा क्वेश्चन है, और ये हमारा पूछा गया है 2018 के ए में। ओके। फिर देखिए, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। पहला ही हमारा लाइन था ये, पहला ही, जैसे कि मैंने बोर्ड पे पहला जो शब्द था हमारा यही लिखा हुआ था कि बातचीत जो है वो हमारी कौन सी साहित्यिक विधा है, तो ये है हमारा निबंध है बच्चों। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2013 में। यानी समझिए तो आपके पास लगभग 15 सालों का जो है वो निचोड़ जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, लेकर के हम लोग उपस्थित है। और इसमें जो से जो है वो अधिकांशतर क्वेश्चन जो है वो आपको भिड़ेंगे। समझे। अगला जो है वो हमारा क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र कितनी किनकी बातों में उमड़ा चला आता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये थोड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा जब मुश्किलें आती है तब आपसे पूछा जाता है। तो देखिए बताए, पूछा क्या जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, यानी इस निबंध में इसके ऊपर भी चर्चा किया गया कि रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। यानी समुद्र का जो रस होता है वो किसकी बातचीत में जो है वो उमड़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2022 में। सबसे पहले तो ये 2022 में पूछा गया है, ये आप नोट करिए। और इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा दो हमजोली सहेलियों के बातचीत में। इसके ऊपर जो है वो आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन भी जो है वो देखने को आगे मिल सकता है, क्योंकि इस पे जो है वो अक्सर जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। अब देखिए,
बातचीत, जूठन, रोज, प्रगति। अभी जो है वो आप बातचीत पढ़ रहे हैं तो आपको इजी लग रहा है कि बातचीत हम लोग लगा लेंगे, लेकिन जब आपके पास एग्जाम में एक साथ सभी के सभी आएंगे ना, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जूठन जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, रोज जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, प्रगति, प्रगीत और समाज जो है वो किनके द्वारा लिखा गया, और बातचीत जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका याद करने का ट्रिक है बच्चों, देखो, बाल कृष्ण भट्ट, यानी इसमें क्या होता है, बाल कृष्ण यानी कृष्ण भगवान के बाल रूप का जो है वो चर्चा किया गया है। और आपको ऐसे याद रखना है कि जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे, जब छोटे थे, तो वो क्या करते थे, सबसे जो है वो बातचीत करते थे, बिना मतलब के किसी से भी जो है वो कुछ भी बोल देते थे, समझे। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये चैप्टर बातचीत जो है वो याद रखना है। अगर पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किसके रचनाकार है, तो क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो बाल अवस्था में है, छोटी अवस्था में है, और छोटा बच्चा जो होता है वो तो किसी से भी कुछ भी बोल देता है, किसी से भी बातचीत करने लगता है, वो तो नहीं समझता है कि आगे मेरे सामने कौन है कौन नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक जो है वो ये है कि बालकृष्ण भट्ट यानी भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपनी बाल अवस्था में है, और बच्चा जो होता है वो किसी से भी बात कर लेता है, किसी से भी बातचीत कर लेता है। ओके, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, बातचीत। अगला जो है वो हमारा है, तो अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। उपन्यास के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, इनकी उपन्यास जो लिखी गई थी सभी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे उपन्यास थे इनके, और इसी में से जो एक था हमारा 100 अनाज अजान और एक सुजान, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इसलिए मैंने आपको इनकी जो प्रमुख जो कृतियां थी उनके बारे में भी बताया कि कौन कौन सी कृतियां जो है वो लिखा गया है, और उसको जो है वो आप एक बार बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है वो याद करके रखिएगा। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि ये कब पूछा गया है भाई, तो ये पूछा गया है आपका 2023 में। 2023 में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी हल किए वो किसी न किसी वर्ष पूछा ही गया है। अगला जो है वो हमारा प्रश्न आता है, ये आ गया आपका लघुत्तरीय प्रश्न, समझे क्या आ गया, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न किसको कहते हैं वो तो आपको पता ही होगा, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, उसको जो है वो हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो कहते हैं, जिसका आंसर अगर आप सही देते हैं तो आपके 2 नंबर जो है वो आ जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं, समझे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो होते हैं आपके एग्जाम में, और उसके आंसर जो है वो 50% देने होते हैं, यानी जितने क्वेश्चन होते हैं उसके आधे के आंसर देने होते हैं आपको। तो इतना टफ भी नहीं है भाई एग्जाम कि आप सोचे कि एग्जाम में जो है वो हम लोग कैसे फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, इतना टफ नहीं है। अगर आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 100 होता है, 100 में से आपको कितना करना है, 50 सही करना है, कोई भी 50 सही कर दीजिए आप। यानी अगर देखा जाए तो आपके पास कितने हैं, 200 नंबर का जो है वो सवाल पूछा जाता है, और 200 नंबर में से आपको 100 नंबर के ही जवाब देने हैं। तो इतना ईजी तो हो भी नहीं सकता है कभी, इससे ज़्यादा ईजी और क्या करेंगे बताइए। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और 200 नंबर के क्वेश्चन में से हमें जो है वो 100 नंबर का आंसर देना है सिर्फ, समझे। तो आराम से हम लोग 100 नंबर में से जो है वो नहीं भी तो 70 से 80 नंबर के बीच में तो आराम से दे सकते हैं सही जवाब। इसमें तो ज़्यादा हमें कोई मेहनत तो करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो बातें बताई जा रही है आप उसको फॉलो करिए, हो जाएगा। तो लघुत्तरीय प्रश्न पे आते हैं, और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है वो प्रश्न आपका पूछा गया है 2021 में और 2025 में, समझे। प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न ये है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, समझे। बालकृष्ण युग किस बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार है, जैसा कि अभी हम लोगों ने 2-2 बार 3-3 बार चर्चा किया, समझे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हो जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएंगे हमारे आधुनिक, सॉरी युग है ना, तो युग में हो जाएंगे क्या, भारतेंदु युग के जो है वो रचनाकार हो जाएंगे, समझे। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि दो हमजोली सहेलियों की बातचीत से क्या स्थिति होती है। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, यानी ये जो प्रश्न है आपका, ये तो है ही, लेकिन इसका आंसर तो एक वर्ड में आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रश्न होने वाला था वो ये होने वाला था कि दो हमजोलियों सहेलियों की बातचीत से किस प्रकार का जायका जो है वो होता है, समझे। क्या होने वाला था, दो सहेलियों के बातचीत से क्या स्थिति होती है। ये जो प्रश्न है शायद किसी मिस्टेक से गलत छप गया है। प्रश्न आपका इस तरीके से होगा बच्चों कि दो हमजोली सहेलियों के बातचीत का
क्या स्थिति स्थिति होता है। समझे? समझ गए कि क्या स्थिति होती है? सही से एक बार लिख देता हूं मैं आपको। क्या स्थिति होती है। समझे? ये आपका प्रश्न हो जाता है। यहाँ से देखो, दो हमजोली सहेलियों के बातचीत का क्या स्थिति होता है। समझे? तो इसका उत्तर देखिए अब आप, कि दो हमजोली सहेलियों के बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे ही रस सनी बात सुनने को भी भाग्य लड़ा। कहने का अर्थ क्या है कि दो एक उम्र के लोग, समझे, दो एक उम्र के लोग, वो दो स्टूडेंट हो सकते हैं, दो महिलाएं हो सकती है, दो सहेलियां हो सकती है, और उनके द्वारा जो है वो बातें जब होती है तो उसका क्या असर होता है। तो उसका असर यही होता है बच्चों, कि उनकी बातें कुछ इस तरीके की रसदार होती है, इस तरीके का होता है कि वहां पे अगल बगल के लोग भी जो है वो सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। समझ गए? तो यही बात बताया गया है कि दो हमजोली सहेलियों के बातचीत का जायका जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि रस का समुद्र मानो उमड़ पड़ता है। रस का समुद्र मतलब कि आसपास के जितने लोग हैं सभी लोग जो है वो उसको सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसको इस तरीके से जो बताया गया है कि रस का समुंदर भी जो है वो उमड़ पड़ता है। होता है ना एक कहावत के तौर पर, कि ऐसा दिखाया गया कि हमारा जो है वो होश ही उड़ गया। ऐसी बातें मैंने सुनी कि होश ही उड़ गया। होश सही में तो नहीं उड़ता है ना, होश में तो व्यक्ति रहता ही है, लेकिन एक कहने की बातें होती है। तो उसी प्रकार से कहने की बात है कि जब दो व्यक्ति, हम उम्र के व्यक्ति जब बातचीत करते रहते हैं तो उनका बातचीत कुछ इस तरीके से होता है कि समुंदर का रस भी जो है वो उमड़ करके उनकी बातें सुनने के लिए चाहत रखने लगता है। समझ गए? इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा बातें सुनने को जो है वो मिलती है। और आगे क्या बताया गया है कि ऐसा अगर आपको इनका पूरा स्वाद जो है वो अगर पूछना है तो आप उनसे पूछिए जिन्होंने जो है वो इन चीज़ों को जो है उन्होंने जिन्होंने सुना है, वास्तव में जिन्होंने सुना है वही सही से बता पाएंगे भाई, इनका जो है वो वास्तविक अर्थ जो है वो क्या है, कितना अच्छा लगता है कितना बुरा लगता है ये बातें। ओके, उसके बाद देखिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। जैसा कि मैंने आपसे बताया भी था कि ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है, 2021 में पूछा गया और 19 में पूछा गया है, कि यदि हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। इसको भी जो है वो हम लोगों ने पढ़ चुका है इस क्लास में। समझे क्या होता भाई? तो अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। समझे क्या बताया जा रहा है? कि अनेक तरीके की शक्तियां जो ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में दिया है, उसमें वाक शक्ति भी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो शक्ति है। उसमें वाक शक्ति भी एक है। यदि हमें में वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे हो जाते, सारी सृष्टि पशुओं की तरह मौन हो जाती। तब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। सही बात है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो सारी दुनिया जो है वो मौन हो जाती, कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। आ, और सारी सृष्टि जो है वो पशुओं की तरह ही हो जाती। जैसा कि अभी पशुओं का स्थिति है, उसी प्रकार से मनुष्य का भी जो है वो स्थिति होता। तब इस गूंगी सृष्टि का क्या ही होता। अवाक होने के कारण हम अपने सुख दुख किसी को कह नहीं पाते। हम में प्रशंसा आलोचना सुनने कहने की शक्ति का अभाव हो जाता। समझ गए? इजी है, बस इतना समझिए, तो को समझिए पहले, उसके बाद अब खुद ही जो है वो लिखने लगेंगे। क्या है, क्या गया है, हमारे अंदर बातचीत करने की शक्ति नहीं होती क्या होता। सिंपल सा याद रखिए कि अगर हमारे अंदर बातचीत करने की शक्ति नहीं होती तो हम अवाक होते, गूंगे होते। और जब हम लोग गूंगे होते तो हमारा भी जो है वो स्थिति पशुओं की तरह होता। और साथ ही साथ ना ही हम किसी की बातों को समझ पाते, ना ही हम किसी की सुख दुख को समझ पाते, ना ही हम किसी की आलोचना कर पाते, ना ही किसी की प्रशंसा कर पाते। मतलब कि ना ही हम किसी का बड़ाई कर पाते और ना ही किसी की बुराई कर पाते। ओके, तो ये जो है हमारे अंदर ये शक्ति कब है, जब हमारे अंदर बोलने की शक्ति है। तो इन चीज़ों को जो है वो आप एक बार नोट कर लीजिए। ये आपका प्रश्न है और ये आपका आंसर है। और जितने भी जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर के प्रश्न मैंने कराए हैं, उसको भी जो है आप एक कॉपी बनाइएगा, उसके अंदर जो है वो नोट करते जाइएगा। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक जो है वो कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप कैसे तो रिवाइज कैसे करिएगा, अभी तो मैं बता देता हूँ। फिर अगर आपको रिवाइज करना होगा तो क्या करिएगा, आप फिर से जो है वो वीडियो प्ले करके तो देख नहीं सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क करना है तो उसको फटाफट नोट करते जाइए और इस क्वेश्चन को भी जो है वो नोट करते जाइए। थोड़ा सा टाइम मैं आपको देता हूँ नोट करने के लिए, नोट करिए। समझे? फटाफट जो है वो नोट करिए।
तो इसको लिख लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा देखिए क्या है, लघुत्तरीय का ही है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। इसको भी हम लोगों ने देखा था, इस पॉइंट्स को भी हम लोगों ने देखा था बच्चों। जब तक मनुष्य जो है वो बोलता नहीं है तब तक जो है वो उसका साक्षात्कार नहीं होता है, उसके गुण और दोषों का हमें पता नहीं चलता है। ये क्वेश्चन जो है वो कब पूछा गया है, तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आपका, कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक जो है वो हमें उसके बारे में क्या नहीं पता चलेगा। चलिए जानते हैं। इस उत्तर के लिए प्रसंग व्याख्या के प्रश्न क्या, एक प्रश्न, ठीक है। ये अगला जो है वो आने वाला हमारा जो लॉन्ग आंसर है उसमें भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर जो है वो हमें, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक जो है वो हमें उसके ना गुण पता चलने वाले हैं, ना दोष पता चलने वाले हैं, ना ही साक्षात्कार होने वाला है। और ये बातें किसने कही थी भाई, याद करिए, किसने कहा था। तो ये बातें जो है वो आपको याद रहना चाहिए कि किसने कहा था, और जब आप इसको लिखेंगे तो उस व्यक्ति का जो है वो चर्चा करिए कि इस बात को जो है कहा है और क्या होता है, समझ गए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कि आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है, 2025 ए में जो है वो पूछा गया है, यानी पिछले वर्ष ही जो है, इससे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उसके एग्जाम में जो है वो पूछा गया है कि आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है। तो आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन का अर्थ है कि बातचीत करने की कला, ये उत्तम से उत्तम ढंग से बातचीत करने की कला है। क्या बताया जा रहा है कि आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन का अर्थ है कि बातचीत करने की कला, और ये जो है उत्तम से उत्तम बातचीत करने की जो हमारी कला है, बातचीत करने की कला है। सामने वाला सुनने वाला सामने वाला सुनने वाला सुनकर प्रसन्न प्रफुल्ल हो उठता है। क्या बताया जा रहा है, ये एक बातचीत करने की ऐसी कला है जिसमें जो है वो जो बात सुनता है ना, हमारी जो बातें सुनता है, वो इन बातों को सुन करके जो है वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ये कृत्रिम अकृत्रिम कला यूरोप में अधिक पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में भी बताया था कि कैसे जो है इस तरीके को जो है वो अपनाया जाता है, समझे। ये चीज़ें जो है बातचीत करने की, जो ये आर्ट्स ऑफ यूरोप में ज़्यादातर पाया जाता है। और इसमें जो है वो बातचीत करने का एक ऐसा ढंग होता है जिसमें मनुष्य अगर कोई बात सुनता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्ल हो जाता है। इसके बाद देखिए ये कला स्पीच और लेख से आगे की कला है। क्या बताया जा रहा है, इसमें थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि भाई आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है। तो ये जो कला है, ये स्पीच, जैसे कि स्पीच क्या होता है, हम लोग किसी को भाषण देते हैं, उससे और लेख से जो है वो बढ़ करके है। इसकी शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख देता है, यानी ठीक है कि ये एक ऐसी बातचीत करने की कला है जिसमें मनुष्य इस तरीके से बातचीत करता है, काफ़ी ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। और ये कहाँ की कला है, तो यूरोप की कला है, ठीक है। और ये स्पीच और लेख से काफ़ी बढ़ करके हैं, तो ये जो है वो आप एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे देखिए और क्या है हमारा। तो यहाँ तक जो है वो हमारा लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो बच्चों समाप्त होता है। इसके आगे जो है वो हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसको जो है वो हम लोग अगले जो है वो क्लास होगा, इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें करेंगे। नहीं तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हो सके तो आप लोग जो है वो, आपका मूड जो है वो पढ़ते पढ़ते चेंज हो जाए कि अब बंद कर देते हैं, थक गए हैं इस तरह। तो जो अगला पार्ट होगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे इसका ही, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है वो आपके पूछे गए हैं, सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और एक और हमारा है प्रसंग व्याख्यात्मक जो प्रश्न होते हैं, जो और ज़्यादा डिटेल्स में होते हैं, उन सभी को जो है वो हम लोग जानेंगे। और जैसा कि आपको बताया था मैं कि दो, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, तो मैंने बताया था ना कि वो दीर्घोत्तरीय में हम लोग देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न था ये, देखिए ये, अगर हमें वाक शक्ति, बोल नहीं पाता तब उसका व्यक्तित्व कैसा होता, तो इसको भी जो है हम लोग दीर्घोत्तरीय हैं, समझ गए। तो इसी के साथ जो है वो क्लास को समाप्त करते हैं।
और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो यहाँ पे दिखाए गए हैं उसको आप नोट करिए, एक कॉपी में कॉपी बनाइए। प्रश्न उत्तर जो बनाए गए हैं उसको अगर आप समझ सकते हैं अपने भाषा में लिखिए, नहीं द्वारा लिखाया गया है वो लिखिए और उसको बार बार जो है वो रिवाइज करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, लगा करके पढ़ाई करिए। मिलते हैं